नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम जिस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने समझा रहे हैं वह है कृतिका पुस्तक के पाठ 2 मेरे संग की औरतें। यह मृदुला गर्ग द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की महिलाओं, परदादी, दादी, नानी, माँ और अपनी बहनों के स्वभाव और विचारों को वर्णित किया है तथा अपने विषय में विस्तार से चर्चा की है। यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन्होंने परंपरागत तरीके से जीवन का निर्वाह करते हुए लीक से हटकर जीवन जिया। यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि पारंपरिक तरीके से जीवन का निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन जीना, इन दोनों में परस्पर कोई विरोधी संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नों को। फर्स्ट आपका प्रश्न है, नानी अपनी पसंद नापसंद का इजहार पति से क्यों नहीं करती थी? नानी अपनी पसंद नापसंद का इजहार अपने पति से निम्नलिखित कारणों से नहीं करती थी। फर्स्ट है, नानी अनपढ़, पारंपरिक ढंग से जीवन जीने वाली तथा पर्दा करने वाली औरत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। सेकेंड, बैरिस्टर की डिग्री लेकर आने के बाद वे विलायती ढंग से जीवन बिताने लगे। थर्ड, नानी स्वयं को अपने पति के अनुरूप ना बदल सकी और ना अपने रहन सहन में ही परिवर्तन कर सकी। फोर्थ, उनके पति पक्के साहब बन गए थे, बस जाति भर के हिंदुस्तानी रह गए थे। फिफ्थ है, उनके पति गांधी नेहरू की ही तरह अंग्रेजों के कट्टर प्रशंसक थे, जबकि नानी को आजादी प्रिय थी और वह स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसक थी। इसका मतलब ये है कि नानी अपनी इच्छा के अनुसार आजाद जीवन व्यतीत करने वाली महिला थी। चाहे वे अनपढ़ थी, पारंपरिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन ना तो उन्होंने पति की किसी बात में हस्तक्षेप किया और ना ही अपने जीवन में किसी को कोई हस्तक्षेप करने दिया। वे जैसा जीवन चाहती थी उसी के अनुरूप उन्होंने जीवन व्यतीत किया। अपने को पति के अनुरूप बदलने का कभी भी प्रयास नहीं किया। सेकंड है, परदादी को कतार से बाहर चलने का शौक था। पाठ के आधार पर तर्क देते हुए उत्तर दीजिए। देखिए, पहले इसमें नानी का वर्णन किया था, अब इसमें लेखिका ने परदादी की विशेषता को बताया है कि वे लीक से हटकर कैसे अपना जीवन व्यतीत करती थी। परदादी को कतार से बाहर चलने का शौक था। इसके समर्थन में पाठ के आधार पर निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। फर्स्ट, अपरिग्रह की सनक परदादी के पास यदि ईश्वर की कृपा से 2 से अधिक साड़ियां हो जाती थी तो वे उसे दान दे दिया करती थी, जबकि जन सामान्य में संचय की प्रवृत्ति हुआ करती है। मतलब फर्स्ट विशेषता परदादी की क्या थी? अपरिग्रह की सनक, यानी कि त्याग करने की, छोड़ने की जो सनक थी, कि अगर उनके पास 2 से अधिक साड़ियां हो गई तो वे उन्हें नहीं रखती थी, किसी न किसी को दान कर देती थी। जबकि आज के समय में लोग नई नई चीजों को एकत्र करते हैं, लेकिन इसके स्थान पर उनके अंदर त्याग की भावना। दूसरा था अपारंपरिक मन्नत मांगना, मतलब जो परंपरा के विरुद्ध हो ऐसी मन्नत को मांगना। वो क्या था कि जन सामान्य की इच्छा रहती है कि उनकी पहली संतान पुत्र हो, परंतु परदादी ने इससे हटकर यह मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहली संतान के रूप में पुत्री का ही जन्म हो। पतोहू का मतलब होता है जो पोते की बहू के लिए। उन्हें यह मन्नत मांगने से ही चैन नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उसे छिपाने के बजाय सबको बता दिया कि एक तो उन्होंने परंपरा से अलग हटकर ईश्वर से मन्नत मांगी, और ये भी नहीं कि उस मन्नत को अपने मन के अंदर रखती, उन्होंने उसका इजहार सबके सामने कर दिया था। तीसरा है, चोर की उपस्थिति पर शोर ना मचाना।
जन सामान्य चोर की आहट सुनते ही शोर मचाकर भीड़ एकत्र कर लेते हैं, लेकिन परदादी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि चोर की उपस्थिति जानकर उससे बातें करती रही। कि उन्हें मालूम चल गया था कि चोर उनके कमरे में आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार उससे बातें की या उसके साथ बातें करने में लगी रही। चोर से पानी मंगवाना। परदादी ने चोर को अपना खाली लोटा देकर पानी लेने भेज दिया, जबकि इतना मौका पाकर चोर भाग भी सकता था। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी कि मैं इसे कुएं से पानी लेने के लिए भेजूंगी तो यह चोर भाग जाएगा, यह जानते समझते हुए भी उन्होंने उसे लोटा दिया कि इसमें मेरे लिए पानी भरकर कुएं से ले आ। चोर से माँ बेटे का संबंध बनाना। एक ही लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर तथा आधा चोर को पिलाकर उससे माँ बेटे का संबंध बना लिया, जबकि साधारण आदमी उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देता। तो इस तरह से परदादी ने भी एक कतार से हटकर, लीक से हटकर अपना जीवन व्यतीत किया। थर्ड है पिता से प्राप्त उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव से लेखिका पर क्या प्रभाव हुआ। कि लेखिका के पिता ने उन्हें एक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजोव। तो उस उपन्यास को पढ़कर लेखिका पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। पिता से प्राप्त उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव से लेखिका पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उसने रोना धोना बंद करके उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह स्वतंत्रता दिवस का जहां जश्न मनाया जा रहा था इंडिया गेट पर, वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन उस समय अस्वस्थ होने के कारण परिवार के लोग उन्हें अपने साथ नहीं लेकर गए, जिसके कारण वे रो धो रही थी। तो उन्हें शांत करने के लिए उस समय पर पिता ने उन्हें वह उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। तो जब उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने अपना रोना धोना बंद कर दिया। फिर तो उपन्यास में ऐसे रमी कि रोने धोने की फुर्सत ना रही। उसे इतनी बार पढ़ा कि सारे पाठ गड़मड़ हो गए। कि मतलब बार बार पढ़ने से होता ना कि इंसान में सब चीज मिक्स हो जाता है, गड़मड़ हो जाता है। वह अध्याय जो बच्चों पर अत्याचार और अनाचार से संबंधित था, वह उसे एक ही बार में कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ का मतलब है याद हो जाना, क्योंकि वो इतना अधिक प्रभावित करने वाला अध्याय था जिसमें बच्चों के ऊपर जो अत्याचार और अनाचार किए जाते हैं, तो वह एक बार में पढ़ते के साथ ही लेखिका को याद हो गया था। उपन्यास का प्रभाव लेखिका की उम्र के हर पड़ाव पर उसके साथ रहा। यह उपन्यास लेखिका के लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां तथा कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। मतलब लेखिका ने बड़े होने पर कई कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, लेकिन जो प्रभाव उनके ऊपर उस उपन्यास का पड़ा था तो वह उनकी हर रचना में दिखाई देता था। इतना अधिक प्रभावित लेखिका को उस उपन्यास ने किया था। कैथोलिक बिशप कस्बे में स्कूल नहीं खोलना चाहते थे, पर स्कूल खोलने का व्रत लेखिका ने कैसे पूरा किया, क्योंकि लेखिका ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में बच्चों के लिए कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। तो उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि वे वहां पर एक अच्छा स्कूल अवश्य ही खोलेगी। तो पहले तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से विनती की थी, प्रार्थना की थी कि वह स्कूल खोलने में उनकी मदद करें, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने अपने बलबूते पर ही स्कूल को खोला था। तो जब लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वे सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में स्कूल खोलने की कृपा करें, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि क्षेत्र में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी और गैर क्रिश्चियन जनसंख्या को शिक्षित करने में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि वे अपने धर्म को विशेष महत्व देते थे और जब वो गैर क्रिश्चियंस के लिए वे स्कूल खोलना नहीं चाहते थे। लेकिन लेखिका ने भी अपने परिवार से लीक से हटकर चलना और अपना रास्ता खुद तलाश करना सीखा था, इसलिए वह प्रयासरत रही।
और हार नहीं मानी। वे आसपास के मेहनती तथा समृद्ध लोगों से मिलती रहीं और उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला। फिर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चे पढ़ने लगे। कि जब क्रिश्चियंस उन्होंने मना कर दिया था कैथोलिक विश्व में, तब उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आसपास के लोगों से कुछ सहायता लेकर हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूल को खोला, जिससे वहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उनके बच्चे और जितने और ऑफिसर्स थे, उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने लगे। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा क्यों नहीं पाया? लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा इसलिए नहीं पाया क्योंकि माँ ने ना कभी बच्चों को भरपूर प्यार दिया और ना कभी उनके लिए खाना पकाया। लेखिका तथा उसकी बहनों को बड़े होने पर अच्छी पत्नी, बहू कैसे बन सकते हैं, इस बारे में भी नहीं बताया। घर बार संभालने में अरुचि होने के कारण वे अपना अधिकतर समय साहित्य चर्चा, पुस्तकें पढ़ने या संगीत सुनने में बिताती थी। वे ये सब काम बिस्तर पर लेटे लेटे करती थी। कि जैसे भारतीय महिलाएं होती हैं कि घर गृहस्थी को संभालती हैं, सबकी इच्छा के अनुसार या सबके लिए खाना पीना बनाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना कि विवाह के बाद तुम्हें ससुराल में जाकर किस तरह का व्यवहार करना है, इस तरह की शिक्षा देना। लेकिन उनकी माँ को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं लगाती थी। केवल बिस्तर पर लेटे लेटे गाने सुनना या साहित्य आदि को पढ़ना, इसमें उनकी रुचि थी और इसी तरह का कार्य करती थी। इसलिए लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं माना। लेखिका 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह देखने क्यों न जा सके? लेखिका को पारिवारिक विरासत में देश प्रेम का गुण मिला था। उसमें आजादी के प्रति दीवानगी थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस अवसर पर दिल्ली में इंडिया गेट पर भव्य समारोह हुआ था। परंतु दुर्भाग्य से उस समय उसे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड को उस समय गंभीर माना जाता था। डॉक्टर ने उसे घूमने चलने फिरने से मना कर दिया था। डॉक्टर की राय मानकर उसके माता पिता उसे साथ ना ले जा सके और वह स्वतंत्रता समारोह ना देख सके। तो अपनी अस्वस्थता के कारण ही वे इस भव्य समारोह को देखने से वंचित रह गई थी। लेखिका ने डालमिया नगर में नारी चेतना जगाने का प्रसार किस प्रकार किया? लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही। वहां समाज में इतना पिछड़ापन था कि मर्द औरतें भले ही वे पति पत्नी क्यों ना हो, फिल्म देखते समय अलग अलग बैठते थे। अभिनय की शौकीन लेखिका ने साल भर के प्रयास में वहां के स्त्री पुरुषों को साथ साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया। वे औरतें जो अपने पति के साथ फिल्में भी नहीं देखती थी, अब पराये मर्द के साथ नाटक करने को तैयार हो गईं। लेखिका के साथ मिलकर उन्होंने अनेक नाटकों का मंचन किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया। इस तरह उसने नारी चेतना जगाने का भरपूर प्रयास किया है। कि जो जागरूकता वहाँ की नारियों में या पुरुषों में नहीं थी, जो पति पत्नी होने के बावजूद भी अलग अलग रहते थे, उन लोगों को एक समीप लेकर वे आई। उन्हें इस तरह की शिक्षा, इस तरह के निर्देश, इस तरह का उपदेश उन्होंने दिया कि वे दूसरे मर्दों के साथ भी नाटक करने के लिए तैयार हो गई और फिर अनेक नाटकों में उन लोगों ने उनका साथ दिया था। लेखिका की बहनें हीन भावना का शिकार नहीं हो पाई, इसका क्या कारण था? लेखिका और उसकी बहनें हीन भावना का शिकार इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लेखिका का जन्म उसकी परदादी द्वारा मांगी गई मन्नत के फलस्वरूप हुआ था। क्योंकि दादी ने मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोह के पुत्र ही हो, वो पुत्री हो पहली। तो इस तरह से पुत्री की जब उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो मन्नत मांगने के बाद जब उनका जन्म हुआ तो इसलिए वे हीन भावना की शिकार नहीं बने। उनका भरपूर आदर सत्कार हुआ। लेखिका की नानी देशभक्त
तथा स्वाभिमानी महिला थी। उनके मन में आजादी के प्रति गहरा लगाव था। इसी कारण लेखिका की मां की शादी होनहार स्वतंत्रता सेनानी से हो सकी। इससे आजादी प्रियता का गुण उन्हें विरासत में मिल गया। इसके अलावा लेखिका तथा उसकी बहनों को सशक्त पारिवारिक संस्कार मिले, जिससे उन्हें हीन भावना छूबे न सके। जिस समय ये पाठ लिखा गया था तो उस समय नारियों को महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्रियों का समाज में कोई सम्मान नहीं होता था, उन्हें कोई ओहदा नहीं मिलता था। लेकिन ऐसे समय पर उनकी मन्नत जो दादी ने मांगी थी, उनका जन्म हुआ, इसलिए हीन भावना की शिकार वे कभी भी नहीं हो पाए। हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, उपर्युक्त कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? मेरे अनुसार उपर्युक्त कथन अक्षरशः सत्य है, अतः मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। यह सच है कि हमारे देश के निवासी अंग्रेजों के रहन सहन, चाल ढाल, पढ़ाई लिखाई तथा अन्य कई चीजों से बहुत अभिभूत थे। अभिभूत का मतलब प्रभावित होना, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। तत्कालीन समय में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति या परिवार अपने पुत्र पुत्रियों को उनके रंग में रंगना चाहता था, क्योंकि वे हमसे ज्यादा उन्नत थे। गांधी जी एवं नेहरू जी ने भी अपनी शिक्षा विदेशों में ही पूरी की। भले ही उनकी कर्मभूमि भारत बनी और हमारे सबसे बड़े नेता बने, आज भी हम कैम्ब्रिज एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। वहां से कोई पढ़कर भारत आए तो उसे सभी भारतीय डिग्रियों से ऊपर मान्यता दी जाती है, चाहे उस छात्र का स्तर जो भी हो। अतः प्रश्नोक्त कथन अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब विदेशियों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति हमेशा से ही लोगों का रुझान रहा। क्यों? क्योंकि वे बहुत अधिक उन्नत थे। उनकी जो पढ़ाई लिखाई का तरीका था, उनका जो रहन सहन का तरीका था, वह भारतवासियों को प्रभावित करता था, जिसके कारण गांधी जी, नेहरू जी ने भी अपनी शिक्षा विदेश में जाकर पूरी की। और आज भी आप यदि देखें तो अनेक लोगों के मन में विदेश में जाकर बसने की जो इच्छा है, वो अभी भी बरकरार है। उन्हें लगता है कि अपने भारत में कुछ नहीं है, हमें विदेश में जाकर बहुत अधिक पैसा मिलेगा, हमारा जो जीवन है वो वहां जाकर बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो ये इच्छा आज भी हमें अनेक भारतीयों के मन में दिखाई देती है। स्कूल से वापसी के समय रेणु, लेखिका की छोटी बहन, उन्हें लेने गई गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह उसे सामंत शाही का प्रतीक मानती थी। क्या आप रेणु से सहमत हैं? मतलब लेखिका की छोटी बहन रेणु जो स्कूल गई हुई थी, तो छुट्टी के समय पर माता पिता ने उसे लेने के लिए गाड़ी को भेजा था, लेकिन उसने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था वह सामंत शाही का प्रतीक है। हाँ, मैं रेणु से सहमत हूँ, क्योंकि कम दूरी के लिए गाड़ी का प्रयोग, जिसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। रेणु ने यह ठीक कहा है कि यह व्यवस्था सामंतशाही लगती है। सामंतवादी विचार के लोग अपने पांव जमीन पर नहीं रखते, स्वयं कोई कार्य नहीं करते, उनके लिए हर कदम पर, प्रत्येक कार्य के लिए दास दासियां लगी होती हैं। तो उसको यही लग रहा था कि उसके घर और स्कूल में कोई खास दूरी नहीं है, वह पैदल आ सकती थी, तो इसलिए गाड़ी को भेजना उसे अच्छा नहीं लगा और वह उसमें नहीं बैठी। लेखिका ने अपनी माँ और नानी को लीक से खिसके कहा, खिसके का मतलब लीक से हटकर जीवन व्यतीत करने वाला, मगर दादी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। क्यों? इस पर अपने विचार लिखिए। लेखिका ने अपनी माँ और नानी को लीक से खिसके पूर्वज कहा, मगर अपनी दादी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनकी दादी सबके साथ सामंजस्य बैठाकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने अपनी बहू अर्थात लेखिका की माँ के पारिवारिक दायित्वों से विमुख होने पर उसे ताने नहीं दिए और ना ही किसी दूसरे को देने दिए। अगर कोई माँ के घरेलू काम न करने पर टिप्पणी करता भी था तो वे उससे कहती, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं।
परिवार के बच्चों की ममतालु परवरिश में वे परिवार के सभी सदस्यों को मुस्तैद रखती थी और स्वयं भी इसके प्रति जागरूक रहती थी। मतलब एक उनका अलग जीवन जीने का तरीका था कि लेखिका की माँ घर का कोई भी कार्य नहीं करती थी, उसके बावजूद भी उनकी दादी कभी भी उन पर कोई व्यंग नहीं करती थी, और यदि परिवार का कोई व्यक्ति उनके विषय में कोई बात कहता भी था तो वे उनको चुप कर देती थी। और लेखिका की जो बहनें हैं या लेखिका हैं, जितने भी बहन भाई हैं, उन सब की परवरिश अच्छी तरह से करने के लिए उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को मुस्तैद कर रखा था, तैयार कर रखा था कि इनकी परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेखिका और उनकी बहनों में कौन सी एक बात थी जो समान थी? मतलब सारी बहनों की वैसे तो विचारधाराएं अलग अलग थीं, लेकिन कोई एक बात ऐसी थी जो उन सारी बहनों के अंदर एक जैसी थी। मृदुला गर्ग और उनकी बहनों में एक बात समान थी, और वह बात यह थी कि उन सभी ने अपने घर बार को परंपरागत तरीके से भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। वे सभी इस बात पर विश्वास करती रहीं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। मतलब सारी बहनों के अंदर एक ही समान बात थी कि उन्होंने जिससे विवाह किया अंत तक उसके साथ निभाया, चाहे विचार आपस में न मिलते हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ रहते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत किया कि बार बार शादी को तोड़ना, दूसरी शादी को करना, ये उन लोगों को पसंद नहीं था। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तीसरे नंबर वाली बहन चित्रा के विषय में क्या बताया? लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी तीसरे नंबर वाली बहन के बारे में बताया कि जब चित्रा कॉलेज पढ़ने जाती तो वे स्वयं की पढ़ाई पर कम ध्यान देती, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने का शौक था, इसलिए उनके अंक कम तथा उनके शिष्यों के अंक ज्यादा आते थे। शादी के समय एक नजर में लड़के को पसंद करके उन्होंने ऐलान कर दिया वे शादी करेंगी तो उससे ही। वे अत्यंत दृढ़ निश्चयी स्वभाव की थी। उन्होंने मुलाकात में ही लड़के को बता दिया था कि जो वह सोच लेती हैं वह करके ही रहता है, होकर ही रहता है। दृढ़ निश्चय और एक हद तक जिद्दी स्वभाव कई बार जीवन के लिए अत्यंत मददगार तथा उपयोगी होता है। यह किसी के व्यक्तित्व को अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व से अलग भी कर देता है कि यदि हम किसी कार्य को करने का एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उसे करके ही छोड़ते हैं। यह उनकी छोटी बहन चित्रा का स्वभाव था कि उन्होंने विवाह के समय में भी अपने पति से कह दिया था कि वे जो एक बार ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। हमारे समाज में आज भी अधिकतर लोग संतान के रूप में बेटे की कामना रखते हैं। ऐसे में पुराने जमाने की होते हुए भी लेखिका की परदादी का पतोहू के बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगना क्या सिद्ध करता है? लेखिका की परदादी उच्च आदर्शों वाली तथा लीक से अलग हटकर चलने वाली महिला थी। उस समय समाज सुधार तथा स्त्री उत्थान के आंदोलनों के प्रचार प्रसार के चलते गांव शहर हर जगह नई चेतना का विकास हो रहा था, जिनसे प्रेरणा पाकर कुछ ऐसी पारंपरिक और रूढ़िवादी महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया कि सब अचंभित हो गए। अचंभित का मतलब हैरान, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी ही महिला थी लेखिका की परदादी। उन्होंने भगवान से अपनी पतोहू के पहले बच्चे के लिए लड़की होने की मन्नत मांगी और इस मन्नत की घोषणा सरेआम की। उनका अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगना यह सिद्ध करता है कि उनकी निगाह में स्त्रियों का स्थान ऊंचा है, क्योंकि उस समय समाज सुधार और स्त्री उत्थान के आंदोलन चल रहे थे, जिसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा था और अन्य महिलाओं पर भी। तो यही कारण था कि उन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगी थी। लेखिका मृदुला गर्ग के विलायती रंग में रंगे नाना के साथ रहकर भी लेखिका की नानी परंपरागत निर्वाह करते हुए सादा जीवन व्यतीत करती थी। आपके अनुसार क्या वह उचित था?
हाँ, लेखिका की नानी का पारंपरिक सादा जीवन व्यतीत करना उचित था, क्योंकि जीने का सबका अपना अपना ढंग होता है। लोग अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीकर अधिक संतुष्ट रहते हैं। लेखिका की नानी भी निजी जीवन में स्वतंत्रता की समर्थक थीं। वे चाहती थी कि सभी लोग अपने अपने ढंग से अपनी जिंदगी जिएं। अतः वे किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, चाहे वे स्वयं उनके पति ही क्यों न हो, और ना ही अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप चाहती थी। कि ना तो उन्होंने अपने पति के जीवन में कोई हस्तक्षेप किया और ना ही वे अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप चाहती थी। वे चाहती थी, उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को अपना जीवन स्वतंत्रता से अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जीना चाहिए। लेखिका मृदुला गर्ग अपने साथ की किन औरतों से प्रभावित थीं और क्यों? लेखिका मृदुला गर्ग अपने साथ की कई औरतों से प्रभावित थीं, जिनके साथ उनका कोई न कोई रिश्ता था। वे थीं उनकी नानी, परदादी और छोटी बहन रेणु। उनकी नानी देश प्रेम से भरी थी। उन्होंने अपनी सामान्य भूमिका छोड़कर अंतिम समय में पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल जी को बुलाया और उनसे अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराने का वादा लिया। उनकी दादी ने भी लीक तोड़ते हुए लड़के के स्थान पर लड़की की कामना करके समाज के सामने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, और बहन रेणु ने अपने नजरिए से जिंदगी को देखा, समझा और अकेले ही उसका आनंद लिया। इन सभी ने लेखिका के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। मतलब लेखिका की नानी ने उनके मित्र को, अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी मृत्यु नजदीक है। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पति अपने जैसे किसी अंग्रेज शाही से उनकी बेटी का विवाह कर देंगे, जबकि उनके मन में स्वतंत्रता की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी। तो यही कारण था कि उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो कि क्रांतिकारी थे, उन्हें बुलवाया और उनसे वादा लिया कि वे उनकी पुत्री का विवाह किसी देशभक्त से ही करवाएंगे। लेखिका ने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन इस पाठ में किया है। कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय का जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, यहाँ पर ले शब्द रह गया है, या प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। लेखिका ने कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय असंभव को भी संभव बना देने वाले गुण हैं। कोई भी कार्य यदि पूरे मन अर्थात लगन से किया जाए और व्यक्ति उसे पूर्ण करने के प्रति दृढ़ संकल्पित हो, तो वह न केवल उससे पूरा होता है, बल्कि यह कार्य विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप से यादगार भी हो जाता है। लगनशील, दृढ़ निश्चयी एवं ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अविस्मरणीय कार्य करके अपने समाज एवं राष्ट्र का नायक बन जाता है। हमारे अनेक महापुरुषों के जीवन इस बात के साक्षी हैं कि सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय से ही उन्होंने असंभव कार्यों को संभव बनाया और जीवन में सम्मान प्राप्त किया। उनके मरने के बाद भी हम उन्हें श्रद्धा एवं आदर के साथ याद करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विनोबा भावे, डॉक्टर अंबेडकर आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो ये आपका एक जनरल क्वेश्चन था, सामान्य क्वेश्चन था पाठ से रिलेटेड, कि यदि हम दृढ़ निश्चयी हैं, किसी भी काम को करने की ठान लेते हैं, तो वह कार्य एक तो हमारा सुगमता से पूरा हो जाता है, अच्छी तरह से पूरा होता है और वह एक यादगार भी बन जाता है। हमारे देश के अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपनी लगन, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से बड़े कार्यों को संपन्न किया और आज इतिहास में वे अमर हो गए हैं। लेखिका ने बच्चों की शिक्षा की दिशा में क्या क्या प्रयास किए, उसके इस कदम से प्रेरणा लेकर आप गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहेंगे। लेखिका के परिवार का शैक्षिक वातावरण बहुत अच्छा था। उसके अन्य भाई बहनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा के द्वारा जीवन में अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल किया।
लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस बात से परिचित लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में बच्चों की शिक्षा के लिए वहां के कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की। इसके अलावा उसने वहां के स्थानीय लोगों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। इस स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इस स्कूल को राज्य सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका के इस कदम से प्रेरित होकर मैं गरीबों के लिए निम्नलिखित प्रयास करना चाहूंगा या चाहूंगी। कौन से हैं ये? फर्स्ट, मैं अपनी पुरानी किताबें एवं पढ़ाई की अन्य सामग्रियां गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को दूंगा या दूंगी। कि मतलब जो पुस्तकें हम पढ़ चुके हैं, हम आगे की क्लास में पहुंच चुके हैं, तो हमारे लिए तो वे सारी पुस्तकें व्यर्थ हैं। तो जो गरीब बच्चे उन पुस्तकों को खरीदने में असमर्थ होते हैं, तो मैं अपनी उन पुरानी किताबों को या पढ़ाई का कोई भी अन्य और साधन है, अन्य कोई सामग्री है, वह सब मैं गरीब और जरूरतमंद बच्चों को दूंगा या दूंगी। सेकेंड, खाली समय एवं अवकाश के दिन मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। कि जिस समय भी हमारे पास यदि समय है, छुट्टी का दिन है, तो वे गरीब बच्चे कोचिंग नहीं लगा सकते, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, या उनके पास घर में भी पढ़ाई के अन्य और साधन नहीं है, तो ऐसे अवकाश के दिन मैं गरीब बच्चों को या जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। थर्ड, अपने मित्रों एवं समाज के लोगों को ऐसे बच्चों की शिक्षा संबंधी मदद करने का आह्वान करूंगा या करूंगी। कि वे स्कूल की फीस भरने में भी असमर्थ होते हैं, तो जिससे वे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, तो इसके लिए मैं अपने मित्र या अपने समाज के लोगों से उनके लिए मदद मांगूंगा या उनसे कहूंगा कि वह यथोचित उनकी मदद कर सके। नेक्स्ट है आपका, मेरे संग की औरतें शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कि जो हमारा पाठ का शीर्षक दिया गया है, मेरे संग की औरतें, वो कितना सार्थक है, इसको बताना है। मेरे संग की औरतें एक नए ढंग या शैली में लिखा गया संस्मरणात्मक गद्य है। यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है जिन्होंने परंपरागत तरीके से जीवन जिया, लेकिन साथ ही ये लीक से हटकर जीने की भी प्रेरणा देती हैं। पाठ में लेखिका की नानी, परदादी, माँ, बहनें और स्वयं लेखिका की कहानी बताई गई है। ये सभी चरित्र वस्तुतः लेखिका के संग की ही महिलाएं हैं। लेखिका इस शीर्षक के माध्यम से किन्हीं विशिष्ट स्त्रियों के बारे में उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की चर्चा करने का लक्ष्य नहीं रखती, बल्कि सामान्य स्त्रियों के व्यक्तित्व में निहित विशिष्ट गुणों को उभारना चाहती हैं। इसलिए वह अपने संग की सामान्य महिलाओं की ही चर्चा करती हैं। इसलिए मेरे संग की औरतें शीर्षक पूर्णतः सार्थक और अध्ययन प्रभावी है। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका ने ऐसा नहीं कि विशेष स्त्रियों के उनके विशेष कारनामों के बारे में बताया हो, बल्कि उन्होंने अपने घर की ही साधारण महिलाएं, जो कि एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाली महिलाएं थीं, उन महिलाओं का ही वर्णन इसके अंदर किया है कि किस तरह से उन्होंने पारंपरिक जीवन का निर्वाह करते हुए लीक से हटकर अपना जीवन व्यतीत किया। तो आज के समय में भी हमें रूढ़िवादी विचारधाराओं से अलग हटकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए और दूसरों को भी मनचाहा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपको कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में और आ सकता है। यदि कहीं किसी प्रश्न की कोई भाषा थोड़ी सी परिवर्तित भी है, तो आपने अगर इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लिया, सुन लिया और समझ लिया, तो आप हर प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में आसानी से दे सकते हो। तो बच्चों, अभी तक यदि आपने चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।